नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोटे अनाज के उपयोग को जन आंदोलन में बदलने का किया आह्वान। मिलेट सहभोज में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मोदी सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए उठाए कई कदम। जनजाति मंत्रालय का बजट बढ़ाने के साथ शिक्षा, कृषि, संस्कृति और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का किया काम। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा, केंद्र सरकार 50 लाख से अधिक किसानों को रोजगार कराएगी उपलब्ध। सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रही है काम। किसान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ले सकते हैं सब्सिडी। पशुओं के उपचार के लिए 4300 से अधिक मोबाइल वेटरनरी यूनिट खोलने पर काम जारी। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। बिन बरसात के शुरू हुए कोहरे से दलहनी फसलों को झटका। कोहरा मसूर, मटर, चना, सरसों की फसलों पर डालेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को संसद में एक विशेष लंच हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दोपहर का भोजन किया। इस दौरान उन्हें बाजरे के व्यंजन परोसे गए। देखते हैं खास रिपोर्ट। संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच आयोजित कर देश दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की तैयारी की दृष्टि से आयोजन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य मंत्रियों और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों ने शामिल होकर ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पोषक अनाज से तैयार व्यंजनों का स्वाद लिया और मिलेट्स ईयर का स्वागत किया। कार्यक्रम की मेजबानी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। सांसदों का जो भोजन है वो इसलिए है कि सांसदों के माध्यम से यह बात नीचे तक जाएगी तो इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और लोग इस दृष्टि से जागरूक होंगे। संसद के प्रांगण को मिलेट्स आधारित रंगोली से खूबसूरती से सजाया गया था और देश भर की प्राथमिक पोषक अनाज फसलों को यहाँ प्रदर्शित किया गया, जिसका अवलोकन उपराष्ट्रपति धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी ने किया। विशेष भोज में सियासी दूरियां मिटती नजर आईं और हर किसी ने दिल खोलकर आयोजन की तारीफ की। इससे पहले संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में भी छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मिलेट को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। G20 बैठकों के दौरान लंच और डिनर में भी मोटे अनाज से निर्मित व्यंजनों को परोसने की तैयारी की जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों को भी मोटे अनाज का उपयोग करने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स की गीत स्पर्धा, मिलेट्स की निबंध स्पर्धा, मिलेट्स पर स्कूल कॉलेजों में चर्चा का भी आह्वान किया और कहा कि यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 2 आयाम दिया। मिलेट से जो पोषण अभियान चल रहा है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारे छोटे फार्मर है, they will understand the importance of millet। प्रधानमंत्री मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, जिसे वैश्विक स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आम जनमानस को झकझोरने वाली छोटी छोटी बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बातों का एहसास कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में भी उन्होंने मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं जो संदेश दिया वो न सिर्फ किसानों के लिए रामबाण साबित होगा, बल्कि इस्तेमाल किए जाने के बाद लोग स्वस्थ भी रह सकेंगे।
कैमरामैन संजय जैना और राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद में लगी मोटे अनाजों की प्रदर्शनी पर डीडी न्यूज के खास बातचीत करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इन उत्पादों के उपयोग से न सिर्फ स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी बल्कि किसानों की आय को दोगुनी करने में भी काफी मदद पहुंचेगी। हमारे संवाददाता राजेश राज ने संसद भवन परिसर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं मौजूद हैं। क्या सर, क्या संदेश है ये जो मिलेट्स वर्ष 2023, क्या मैसेज है? मिलेट्स हमारा परंपरागत अनाज है जो भारत में आरंभ से ही उत्पादित होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, लेकिन धीरे धीरे भोजन की थाली में मिलेट्स का स्थान कम होता जा रहा है। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं और सरप्लस भी हैं। बागवानी हो, दुग्ध उत्पादन हो, सभी दृष्टियों से भारत काफ़ी आगे काम कर रहा है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि खाने में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो और इसलिए मिलेट्स का उपयोग ये अत्यंत आवश्यक है और हम सब लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये अभाव समाप्त होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा कि मिलेट्स ईयर 2023 घोषित किया जाना चाहिए। पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार किया और उसकी तैयारियां हिंदुस्तान में चल रही हैं। मोटे अनाज की से निर्मित जो उत्पाद हैं, जो भोजन है, उसको आज परोसा भी जाएगा सांसदों को। आज का सांसदों का जो भोजन है वो इसलिए है कि सांसदों के माध्यम से यह बात नीचे तक जाएगी तो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और लोग इस दृष्टि से जागरूक होंगे। आज हम सब लोगों ने यहाँ मिलेट्स से बनने वाले जो लगभग 67 उत्पाद हैं उनको एग्जीबिशन भी लगाई है, उनको भी लोग देखेंगे और उनका उपयोग सुनिश्चित होगा। और आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो मिलेट्स का उत्पादकता बढ़ेगी, विश्व स्तर पर इसकी मांग बढ़ेगी तो हमारा मिलेट्स एक्सपोर्ट भी होगा। एक्सपोर्ट होगा तो किसान को दाम अच्छे मिलेंगे, किसान को दाम अच्छे मिलेंगे तो मिलेट्स उत्पादक किसान जो एक तौर से छोटा किसान है उसकी ताकत बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि मोटे अनाज के उत्पादन से, उसके प्रयोग से न सिर्फ स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बनेगा बल्कि जो किसान है, किसान को भी फायदा होगा। और शायद यही वजह है कि हम इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष 2023 मनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करके देश में जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में 8% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है, जिसे सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारी देश में लगभग 8% से ज्यादा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय मंत्रालय का बजट बढ़ाने के साथ शिक्षा, संस्कृति और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। भारत में अब तक अपेक्स लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जनजातियों के बारे में रिसर्च करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार की ओर पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई।
केंद्र सरकार देश भर में करीब 50 लाख युवाओं को पशुपालन और डेयरी सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालन और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में कुल लागत का 50% पैसा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन फार्म्स की स्कीम बनाई है, चाहे वो कैटल के फील्ड में अगर होगा, अगर कोई युवा साथी करीब 200 गाय का या भैंस का फार्म खोलना चाहेगा, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बोलेंगे इसको, तो वो 4 करोड़ रुपए उसकी कीमत होगी और 2 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी, इसमें प्रदेश सरकारों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, सीधी केंद्र सरकार से दी जाएगी। इसी तरह से शीप एंड गोट में अगर कोई युवा फार्मर आना चाहता है ब्रीडिंग के लिए, तो उसको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसकी 50 लाख रुपए सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इसी तरह से पोल्ट्री के अंदर है 50 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट होगा पोल्ट्री फार्म हैचरी का, जिसमें से 25 लाख रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा जाएगी। इसी तरह से पिगरी के लिए, पिग फार्मिंग के लिए 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होगा, 30 लाख रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इस फार्म के साथ साथ एक ये उम्मीद की जाएगी जो युवा फार्मर है उससे कि वो आगे अपने साथ छोटे फार्मर को जोड़े। अगर किसी ने गोट फार्म खोला, 500 गोट्स का एक फार्म होगा, तो वो किसान जो युवा किसान है या युवा है वो साथ के साथ कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ेगा उस क्षेत्र के, और ब्रीडिंग अपने यहाँ कराएगा और रियरिंग के लिए कुछ किसानों को देगा। इस तरह से हब एंड स्पोक मॉडल इसे बोलते हैं। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 50 लाख युवा इसी से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर से जुड़ने की हमें संभावना है। काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अपने शोध के लिए जाना जाता है। इस संस्थान ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। इसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक और शोध छात्रों के साथ साथ आसपास के किसान भी सम्मिलित हुए हैं। इन किसानों के उत्पादों को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी देखा और सराहा। संगोष्ठी में आए किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सब्जी अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है और ये वो किसान हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, वाराणसी के किसान हैं और सब्जी अनुसंधान संस्थान से जुड़कर कुछ नए उत्पाद कर रहे हैं। ये बेबी कॉर्न है जिसपे हमारे हम लोगों ने उगाया है और ये IBR के सहयोग से उगा है। ये इनका पहला प्रोजेक्ट था जो सक्सेस रहा है और मैंने इसे हार्वेस्ट भी किया है। एक दूसरे साथी हमारे हैं जो कि शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। IBR से जुड़े हुए हैं, 2 साल हुए इसका खेती करते हुए। मार्केट में तो ये इस समय 150 रुपये kg का बिक रहा है। खुद से उत्पाद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने भी इन लोगों के उत्पाद के बारे में पूछा और प्रसन्नता जाहिर की कि हमारे किसान किस तेज़ी से इस तरह की सब्जियों का उत्पाद कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, DD न्यूज़। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति पर परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। मंगलवार को लोकसभा में प्रश्न के एक लिखित उत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 41 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 23 परियोजनाएं चालू हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि जो गांव सड़कों से वंचित थे उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है और GPS के माध्यम से उनकी निगरानी भी की जाती है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए मैं पहली बात तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूँ, जिनके द्वारा ये गाँव को जोड़ने के लिए सड़कें लाई गई थी। और आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो गांव सड़कों से वंचित थे उनको जोड़ा गया है। GPS के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग होती है, राज्य सरकार भी करती है और जहां कहीं कमी पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के मामले में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सरकार मनरेगा के तहत किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है।
लेकिन कुछ केंद्र सरकार के रूल हैं जिसके तहत राज्यों को अनुपालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वर्ष 2019 में केंद्रीय दल के द्वारा की गई निरीक्षण जांच रिपोर्ट पर व्यापक ATR देने हेतु कई बार आग्रह किया गया, किंतु 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार जो भारत सरकार का रूल है उसका अनुपालन करे, हम देने के लिए तैयार हैं। और उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। कुछ इलाकों में बिन बरसात के अचानक कोहरा शुरू हो जाने से दलहनी तिलहनी फसलों में खतरा मंडराने लगा है। प्रकृति का कहर देखकर किसान सहम गए हैं। मंगलवार को मौसम ने अचानक पलटी ली। बिना बरसात के शुरू हुए इस कोहरे को किसान फसलों के लिए मुफीद नहीं मान रहे हैं। किसानों ने बताया कि बगैर बारिश के पड़ने वाला कोहरा फसलों के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। ये कोहरा मसूर, मटर, चना, सरसों की फसलों में विपरीत असर डालेगा। इससे फसलों में कीट पतंगों की भरमार होगी, साथ ही फसलों में आया फूल नष्ट हो जाएगा। बरसात के बाद पड़ने वाले कोहरे से फसलों को फायदा होता है। इस कोहरे से नुकसान की प्रबल आशंका है। आकांक्षी जिला चतरा में किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में खासकर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। चतरा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हुनरमंद बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई और जिला मत्स्य विभाग द्वारा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित कुंदा और लावालौंग प्रखंड के किसानों को घर घर जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसान प्रहलाद चौधरी का कहना है कि उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कलकत्ता से मछली का बीज आता था, हमारे झारखंड बिहार में कहीं भी मछली का जीरा उत्पादन नहीं होता था। तो जब हमने ट्रेनिंग लिया कि जीरा किस तरह का तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग प्राप्त हुआ, तो प्राप्त करके आए तो उसी हिसाब से बाद वो सब सीखने बाद में बीज उत्पादन में आए। दूसरी और उसके अलावा मत्स्य विभाग से ट्रेनिंग के बाद अलावा मछुआ आवास मिला, घर पक्का घर बनाने के लिए। उसके बाद अनुदान पर 4 पहिया गाड़ी मिला। मत्स्य पालन विभाग की ट्रेनिंग से महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। ट्रेनिंग प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि घर परिवार चलाने के लिए मछली पालन एक बेहतर विकल्प है। मत्स्य विभाग के द्वारा चतरा में 50 किसानों को आइस बॉक्स दिया गया है। हम लोग के ट्रेनिंग में बताया गया था कि जो मछली के किस तरह पाला जाता है और किस तरह उसको खाना पीना दिया जाता है सो समझाया गया था। और उसके बाद उस मछली को कैसी इस आइस बॉक्स में रखना और कैसी घूम कर बाजार में बेचना है। हमको ट्रेनिंग लिया गया और ट्रेनिंग ने सिखा गया कि ये बॉक्स मिलेगा तो आपको का पालन करेंगे। तो हम लोग अब लाभ उठाने सक रहे हैं कि मछली लेंगे और बॉक्स पर रखेंगे, अब मार्केट में जाके बिजनेस कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिले में किसानों के लिए लगभग 50 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें नए तालाब का निर्माण, RAS सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा किसानों को जाल, बीज और दाना भी दिए जाते हैं। मत्स्य पालन को या मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए CIFI मुंबई के द्वारा और मत्स्य विभाग चतरा के द्वारा गांव-गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो मत्स्य पालन या मछली पालन के बारे में अच्छे से तरीके से जानकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। कुंदा और लावालौंग के सुदूर इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बहुत लोग पहुँच नहीं पाते हैं, फिर भी मत्स्य विभाग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ के किसानों को घर घर जाकर के ट्रेनिंग दिया। चतरा के आकांक्षी जिला बनने के बाद जिले में आत्मनिर्भरता के अनुपात में वृद्धि हुई है। जिले के हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर और इटखोरी प्रखंड में 2 हैचरी का निर्माण किया गया है। इन हैचरियों में स्पॉन से जीरा तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर मत्स्य संपदा योजना आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ने में कामयाब हो रही है। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव।
बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,49,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर तक रबी मक्का की बुआई 13,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 10,98,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात भाव की करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,000 रूपए, जो कि 20 दिसंबर को 100 रूपए टूटकर 1,900 रूपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 19 दिसंबर को मक्का की खरीद 2,120 रूपए पर हुई। 20 दिसंबर को यहां इसका भाव 47 रूपए लुढ़क कर 2,073 रूपए हो गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 19 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 3,200 रूपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,200 रूपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 दिसंबर को मक्का का भाव था 2,090 रूपए। 20 दिसंबर को इसके सौदे 60 रूपए चढ़कर 2,150 रूपए पर हुए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो धोराजी और राजकोट मंडी में कपास के भाव में सुस्ती रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कपास के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,480 रूपए। 20 दिसंबर को इसके सौदे 175 रूपए लुढ़क कर 8,305 रूपए पर हुए। राजकोट मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,425 रूपए। 20 दिसंबर को इसके सौदों में 25 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,400 रूपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में मंगलवार को कपास का कारोबार 8,335 रूपए पर हुआ, जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 20 दिसंबर को कपास की खरीद 8,000 रूपए प्रति क्विंटल पर हुई। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें, सरसों के खेत में निराई कर ले। किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। यहाँ गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले। हिमाचल के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहे। वहीं मटर की बुआई करें। अभी फूलगोभी के खेत से घास फूस निकाले। फूलगोभी की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह ब्रोकली की भी बुआई करते रहे। किसान मूली और गाजर की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की खुदाई कर ले। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में निराई करें। साथ ही प्याज की रुपाई कर ले। प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इस समय लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में काबुली चने की बुआई कर ले। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर सकते हैं। किसान गाजर के खेत से खरपतवार निकाले। गाजर के खेत में सिंचाई कर ले। गाजर के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने की कटाई करें। उत्तराखंड में जौ के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले।
इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कोविड की स्थिति को लेकर सरकार हमेशा सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क करती रहती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जहरीली शराब मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को बिहार के सीवान और सारण जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। आयोग का कहना है कि राज्य सरकार को पीड़ितों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। देश में खिलौना उद्योग तेजी से विकास कर रहा है। चीन के बने खिलौनों पर देश में लगाम लगाने के बाद भारत अब वैश्विक बाजार में टक्कर लेने की तैयारी में है। पिछले 5 साल में भारत ने खिलौने का आयात लगातार घटाया है और अब सभी तरह के खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में इस वर्ष अक्टूबर में 12,94,000 नए सदस्य बने हैं। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष इसके सदस्यों की संख्या में 21,026 की बढ़ोतरी हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जोड़े गए 12,94,000 सदस्यों में 7,28,000 नए सदस्य हैं। भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। इसमें मोढेरा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात का वडनगर शहर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी श्रृंखला में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां शामिल हैं। इसके साथ यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के अब 52 स्थल हो गए हैं। भारत और मालदीव ने मंगलवार को नई दिल्ली में 6ठी संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित की। चर्चा तीनों सेवाओं के मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र और नई पहलों पर केंद्रित थी। संयुक्त स्टाफ वार्ता रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर वार्षिक वार्ता के माध्यम से भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक मंच है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।